गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय, BMS फर्स्ट ईयर, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड अष्टांग हृदय एंड एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। इसमें जो अष्टांग हृदय है, इसके अंदर हम केवल सूत्र स्थान को पढ़ेंगे मूल रूप से, जिसके अंदर कुल 30 अध्याय हैं, जिसमें पहले अध्याय से और 15वें अध्याय तक का जो सिलेबस है वो 60 मार्क्स का है, जिसको पार्ट ए कहा गया है। पार्ट बी में 16 से 30 अध्याय तक, और इसमें अष्ट प्रकृति को वर्णन करना है, शास्त्र लक्षण का वर्णन करना है, तंत्र गुण, तंत्र दोष, ताच्छिल्य, अर्थाश्रय और कल्पना आदि का वर्णन इसमें किया गया है। जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटल 100 मार्क्स का रहता है। थ्योरी का 1 पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, और आपका प्रैक्टिकल भी रहता है इसके अंदर अष्टांग हृदय में 50 मार्क्स का। वो आउट ऑफ 150 आपको 50% मार्क्स, मतलब 75 मार्क्स आपको लाने असेंशियल हैं इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। आयुर्वेद एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, जिसमें अष्टांग आयुर्वेद बोला। अष्टांग से यहाँ अर्थ लिया कि जिसके 8 अंग हैं, और 8 अंगों का वर्णन अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तरीके से बहुत किया है। जब इसमें हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले त्रिसूत्र हेतुलिंग औषध जैसे नाम दिया गया है, उससे भी अगर पहले शुरुआत की जाए तो बृहत्त्रयी और लघुत्रयी रहता है। बृहत्त्रयी में चरक, सुश्रुत और वाग्भट, जिसमें अष्टांग हृदय को काउंट किया गया है, ये बृहत्त्रयी है। और बृहत्त्रयी मतलब जो बड़े हैं, बड़े से अर्थ लिया गया जिनके बड़े बड़े ग्रंथ हैं। आचार्य चरक ने, जैसे चरक संहिता है, ये मेडिसिन काय चिकित्सा बेस एक ग्रंथ है। दूसरा है सुश्रुत संहिता, ये सर्जरी बेस्ड एक ग्रंथ है। उसके बाद है वाग्भट और अष्टांग हृदय, जिसमें चरक और सुश्रुत के जो संक्षिप्त, जो मतलब कम जिनका वर्णन किया गया, उनको विस्तृत किया गया है, और जो विस्तृत जो वर्णन इन आचार्यों ने किया है उसको संक्षिप्त किया गया, उसको मतलब छोटे अर्थ में समझाने का प्रयास किया। उसके बाद है लघुत्रयी। लघुत्रयी में भाव प्रकाश, जिन्हें आचार्य भाव मिश्र ने जिसकी रचना की। दूसरा है माधव निदान। माधव निदान की में केवल डिजीज़ के निदान और उनके भेद के बारे में बताया गया। ये पैथोलॉजी बेस्ड एक ग्रंथ है। भाव प्रकाश एक फार्माकोलॉजी बेस्ड एक ग्रंथ है। तीसरा है शारंगधर संहिता, यह है फार्माकोडायनेमिक्स और रसशास्त्र से रिलेटेड एक ग्रंथ है, ये लघुत्रयी। और ऊपर जो चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय, ये बृहत्त्रयी, ऐसा आचार्य ने बतलाया है। अब इसमें सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं अष्टांग हृदय की, तो अष्टांग हृदय को बृहत्त्रयी में तीसरा स्थान दिया गया। जब वहाँ आचार्य बतलाता कि अष्टांग हृदय आयुर्वेद का तीसरा प्रमुख ग्रंथ है, और इसको आचार्य वाग्भट ने, जिसको सिंहगुप्त भी बोला गया, वो आगे आपको इसका पूरा डिटेल बताएंगे, क्या क्या हिस्ट्री, क्या क्या नहीं। आचार्य ने बतलाते कि वाग्भट को 7वीं शताब्दी के आसपास यह ग्रंथ लिखा गया, मतलब 500 ईस्वी के आसपास इस ग्रंथ को लिखा गया। यह मूल रूप से मैंने आपको पहले ही बताया, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर ही आधारित है। हालांकि जब विभिन्न विषयों पर अपने विचार भी इन्होंने प्रकट किए हैं, 8 अंग जो आयुर्वेद के बतलाए गए, 8 अंगों पे इन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। इसमें आयुर्वेद के 2 मुख्य भाग, जो शल्य चिकित्सा है और काय चिकित्सा है, इन दोनों के बारे में अष्टांग हृदय में जानकारी मिलती है। समस्त संहिता यानी बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के बीच अष्टांग हृदय को वैद्य समुदाय में व्यापक स्वीकृति भी मिली हुई है। ये सभी ने इसको, साउथ इंडिया के अगर हम बात की जाए, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्रा, यहाँ पे अष्टांग हृदय को प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट करने की तरफ बहुत प्रयास चल रहे हैं। अष्टांग हृदय को अष्टांग संग्रह का ही सार माना जाता है। स्वयं अष्टांग संग्रह में वर्णित है कि अष्टांग संग्रह में वर्णन सुश्रुत संहिता और चरक संहिता पर आधारित है, ये माना गया है। और अष्टांग संग्रह को इतिहासकारों द्वारा 7वीं शताब्दी के पहले भाग में रखा गया है, और अष्टांग हृदय को 7वीं शताब्दी के
उत्तरार्ध का अर्थ यहाँ लिया गया है बच्चों की जो बाद में किया होगा। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसे दो आपको पार्ट्स मिलेंगे। पूर्वार्ध जो पहले किया गया, उत्तरार्ध जो बाद में किया गया। ये अष्टांग हृदय भी आचार्य वाग्भट ने ही लिखा है और अष्टांग संग्रह को भी आचार्य वाग्भट ने लिखा है। इसमें वाग्भट दो अलग अलग माने गए, एक वृद्ध वाग्भट माने गए जिन्होंने अष्टांग संग्रह को लिया और अष्टांग हृदय को आचार्य नवीन वाग्भट को लिया गया जिसमें उन्हें सिंहगुप्त भी कहा गया है। अष्टांग हृदय पर जो अनेक बेनिफिट्स जो बताए गए, जिस तरह अष्टांग हृदय में लिखा है कि वह आयुर्वेद, संस्कृत और कविता में वाग्भट की विशेषज्ञता को दर्शाता है। जब हमने ये बात की थी कि कविता के रूप में इन्होंने लिखा है, तो कविता का अर्थ लिया गया यहाँ पे बेटा कि पद्य। पद्य का अर्थ होता है कि कविता के रूप में लिखना किसी ग्रंथ को। एक होता है गद्य। गद्य जिसको कहा जाता है, गद्य उसको कहा जाता है जो ग्रंथ कहानी के या रूप में या साहित्य के रूप में जिसको लिखा गया उसको गद्य कहा जाता है। आचार्य ने बतलाया है कि इसमें समस्त जो वाग्भट जो अलग अलग आचार्यों ने जो वर्णन किया उसमें वाग्भट को सिंहगुप्त के पुत्र थे, उनके दादा को भी इसी नाम से जाना जाता था, यानी जो वाग्भट थे उनके दादा को भी वाग्भट के नाम से जाना जाता था। और ये सिंधु नदी के क्षेत्र के नज़दीक ही रहते थे। और इनके ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट है कि ये रहते कहाँ थे, सिंधु नदी के नज़दीक, ये जो पाकिस्तान में है उसके नज़दीक रहते थे। इनके पिता और दादा जो थे आचार्य वाग्भट के, वो दोनों महान आयुर्वेद विद्वान थे। वाग्भट को अवलोकिता का शिष्य भी कहा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लेंगे। वाग्भट को अवलोकिता का शिष्य कहा जाता है। वाग्भट आयुर्वेद के दो महान ग्रंथों के लेखक थे जिनका नाम अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय था, ये भी आप याद रखेंगे। वाग्भट आयुर्वेद के दो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ही आचार्य ने अष्टांग संग्रह को भी लिखा और अष्टांग हृदय को भी लिखा, लेकिन जब इसका वर्णन आता है तो वहाँ पर दो अलग अलग वाग्भट का वर्णन बताया गया है। वाग्भट को आयुर्वेद और उसके सार को एक आसान, सरल, व्यापक और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध माना गया है। कहते कि आचार्य वाग्भट ने आयुर्वेद के जो मूल था, जो उसका सार है, उसको इजी और एलेबोरेट करके और उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के प्रयास किए, इसीलिए वो ग्रंथ उनका प्रसिद्ध भी हुआ। यहाँ तक कि अष्टांग हृदय को इस युग में समकालीन संहिता के रूप में लिखा गया था, कि इसको भी संहिता का दर्जा तब प्राप्त हो गया था। आयुर्वेद का इतिहास 4 खंडों में जैसे विभाजित है कि पहला है वैदिक काल है, दूसरा संहिता काल है, संग्रह काल है और मध्य काल है। अष्टांग हृदय को तीसरे खंड यानी कि संग्रह काल में माना गया है। फिर भी अष्टांग हृदय ने सभी कलाओं के साहित्य को आगे बढ़ाया है और इसके महत्व को भी उन्होंने प्रस्तुत अच्छे से किया है। और इसकी जो भाषा है वो समझने में आसान है। आयुर्वेद के सभी शिष्यों के बीच में यह अधिक स्वीकार्य भी है कि सभी ने इसको माना है कि हाँ भैया, ये जो आयुर्वेद में जो अष्टांग हृदय है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट करना सबसे ईजी है। विभिन्न वर्गों में विषय वस्तु की व्यवस्था उपयुक्त है। जब भी किसी विषय विशेष पर चर्चा हो तो उसकी गहन और विस्तार से चर्चा की जाती है और इसीलिए उस विषय का अन्यत्र उल्लेख नहीं किया जाता। विभिन्न भागों में जो इसका उपयोग किया छात्रों द्वारा, अष्टांग हृदय के श्लोक का पाठ करना बहुत आसान बनता है क्योंकि अन्य संहिताओं की तुलना में यह बहुत इजी है। जो इसके श्लोक हैं वो आप इजीली लर्न कर सकते हैं आप सभी लोग। अष्टांग हृदय में लगभग 7120 पद्य छंद हैं। पद्य माने जो कविता के रूप में लिखे गए हैं। मुख्य रूप से काय चिकित्सा पर केंद्रित है अष्टांग हृदय, लेकिन इसमें जो शल्य चिकित्सा के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया, विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। और इस संहिता में सभी अध्यायों को विस्तार पूर्वक और सूचीबद्ध तरीके से, मतलब इंडेक्स जो है इसकी वो सूचीबद्ध जो तरीके से इसको बनाया गया है, जिसमें वात, पित्त और कफ के साथ साथ अनेक प्रकार के विस्तृत व्याख्या की गई हैं।
वात पित्त कफ ये आपके त्रिदोष हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं भी पढ़ाऊँगा और आपको फिजियोलॉजी के अंदर भी इसके बारे में देखना पड़ेगा। इस पाठ को आत्रेय और धन्वंतरी दोनों आचार्यों ने संयुक्त रूप से माना है और आयुर्वेद के जो दवाएं हैं उसमें अष्टांग हृदय में वर्णित विधि अनेक विधि एवं माध्यमों के द्वारा इसे तैयार किए जाने की बताया गया है। अष्टांग हृदय संहिता को सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प और उत्तर स्थान और उत्तर तंत्र भी इसको कहा गया है और इसको आचार्य वाग्भट ने लिखा है। इसमें कुल 120 अध्याय हैं और चरक, सुश्रुत, भेल, निमि, काश्यप, धन्वंतरी जो आदि ऑथर्स हैं उन्होंने अपना कार्य जो इसमें किया है वो सभी इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें जो चीफ सोर्स है ये अष्टांग संग्रह को इसमें माना गया है। इट इज़ ए कंप्लीट बट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और इसको कंप्लीट और कंसाइजली मतलब पूर्ण रूप से आयुर्वेद मेडिसिन का इसमें डिस्क्रिप्शन अपने को मिल जाता है। अष्टांग हृदय संहिता को जो तैयार किया गया उसमें मूल रूप से कहता आचार्य कि मानव में सभ्यता में जो जो व्याधियाँ आई, बीमारियाँ आई, रोग आए, उनका विस्तृत और व्यवस्थित पाठ इसमें किया गया, मतलब अच्छे से उससे रिटन वर्क भी बहुत अच्छे से किया गया है। अष्टांग हृदय आध्यात्मिक पहलुओं के बजाय शारीर फिजियोलॉजिकल जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। जैसे कि आचार्य कहता है कि जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर जो अष्टांग हृदय वो ज़्यादा कंसंट्रेट, ज़्यादा फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। और जो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय है पर्टिकुलरली द लेटर इंडिकेट एडवांसमेंट इन नॉलेज ओवर द टू संहिताज। जो इसमें जो दो पहले जो संहिताएं बताई मैंने आप लोगों को, चरक और सुश्रुत संहिता, उसके एडवांसमेंट के बारे में इंडिकेट करता है कि उनमें कितना सार और कितनी एक्स्ट्रा नॉलेज उससे हम लोगों को गेन होती थी। दिस इज़ पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द न्यू ड्रग्स, और ये हम नई जो औषधियाँ उसमें हम देखते भी हैं, एंड सम ऑफ द न्यू सर्जिकल प्रोसीजर्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस। नई जो नई मेडिसिन्स हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, उनको एक विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आचार्य ने बोला है और उन्होंने उसे रिप्रेजेंट भी अच्छे से किया है। आयुर्वेद के 8 अंग, यहाँ पे अष्टांग हृदय में 8 अंग बोले, जो अष्टांग जो अर्थ लिया गया है उसमें मूल रूप से 8 अंग जो बतलाए, शरीर के 8 अंग हैं, अंगों से संबंधित, अर्थात काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा को जनरली मेडिसन के रूप में माना गया। बाल चिकित्सा है, बाल चिकित्सा को पीडियाट्रिक्स के रूप में, जो छोटे बच्चों के लिए डिजीज़ के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं। गृह चिकित्सा है, मनोरोग या साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं उनको। ऊर्ध्वांग चिकित्सा है या शालाक्य तंत्र है, इसको IENT भी बोलते हैं। आई माने आँख, ईयर, नोज़ और थ्रोट, आँख, कान, नाक और गर्दन के ऊपर के हिस्सों के लिए जो उपचार किया जाता है वो शालाक्य तंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है शल्य तंत्र, सर्जरी, जो आप सभी को कॉमन आपको पता है। नेक्स्ट है इसकी टॉक्सिकोलॉजी, जिसको विष विज्ञान बोला जाता है, और इसको गद चिकित्सा भी बोला जाता है। उसके बाद है जरा चिकित्सा या रसायन चिकित्सा, इसको रिजुविनेशन थेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट है वृक्ष चिकित्सा और वाजीकरण चिकित्सा, जिसको एफ्रोडीजियक थेरेपी बोला जाता है। और इसमें मूल रूप से जब बात की जाए इन अष्टांग की, तो जब आचार्य ने सबसे पहले बताया कि काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, लेकिन इसके अलावा इसने 8 अंगों के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे आज हम अपना पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं, और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ। और आपको चैप्टर फर्स्ट आपको नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज ये इंट्रोडक्शन था कि अष्टांग हृदय में क्या क्या बतलाया गया, क्या क्या नहीं बतलाया गया, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताकर आपको अष्टांग हृदय की बेसिक जो नॉलेज है उसको देने का प्रयास किया गया है। थैंक यू सो मच। स्टे होम,
बी सेफ।